हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थ या हम उसे कह सकते हैं कि जो हमारी टेक्सटाइल की उत्पत्ति जहाँ से होती है, टेक्सटाइल की उत्पत्ति फाइबर रेशे से होती है। आज हम उसी रेशे के वर्गीकरण को पढ़ने वाले हैं और उससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहीं पे देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। रेशों के वर्गीकरण को देखें तो इसका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन किया जाता है लंबाई के आधार पर और स्रोत के आधार पर। अगर हम लंबाई के आधार की बात करें तो आपका क्लासिफिकेशन दो होता है, एक आपका होता है दीर्घाकार रेशा और एक आपका होता है लघु आकार रेशा। लेकिन यह यदि हमसे हिंदी में दे दिया जाता है तो इसे डिफाइन करने में समस्या नहीं होती है। हम जानते हैं दीर्घाकार जिसका आकार बड़ा होगा, दीर्घ होगा, लघु आकार जिसका आकार छोटा होगा। लेकिन यह आपसे डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड देता है और पूछता है, वहां से थोड़ा आपको रिलेट करने में समस्या होती है। तो उसी को, जो दीर्घाकार है उसी को फिलामेंट कहते हैं और जो लघु आकार है उसको स्टेपल के नाम से जानते हैं। इसको हमें याद करना है क्योंकि पढ़ने कोई बहादुरी नहीं है, परीक्षा में उसे सही करके आना ही बहादुरी है। अब फिलामेंट यानी कि फैला है, फिलामेंट फैला हो, जो फैला हो फिलामेंट। और स्टेपल माने स्टेप, आप लोग देखते हैं कि एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं यानी कि छोटा छोटा। यहाँ से कंफर्म हो गया होगा शायद इंग्लिश वाला भी, स्टेपल और फिलामेंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से जान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछता है बार बार, जो फिलामेंट का मेजरमेंट होता है, फिलामेंट को हम लोग नापते हैं, वह किस में नापते हैं? इंच देता है, सेंटीमीटर देता है, मीटर देता है, फुट देता है। तो और उसी प्रकार स्टेपल का भी पूछता है। तब देखिए जिसकी लंबाई अधिक है उसके नापने के लिए बड़े पैमाने की आवश्यकता होती है। यानी कि जब फिलामेंट की बात आती है तो इसका जो मेजरमेंट होता है ये आपका मीटर में होता है। लेकिन वहीं पर जब स्टेपल की बात करता है तो स्टेपल का मेजरमेंट जो होता हुआ करता है वह सेंटीमीटर में होता है। अब यहीं पे बात आती है, अगर हम फिलामेंट और स्टेपल की बात करें तो आपके जितने भी मानव निर्मित रेशे हैं, संश्लेषित रेशे हैं, मानव निर्मित की बात करें, संश्लेषित रेशों की बात करें, ये सभी के सभी आपके फिलामेंट में आते हैं। क्योंकि आपको पता है जब मानव बना रहा है, जिसका निर्माण कर रहा है, वह छोटे छोटे भाग में क्यों करेगा? जब हमें लंबे रेशे की आवश्यकता है, एक कपड़ा बनाने के लिए, 1 मीटर मात्र कपड़ा बनाने के लिए आपको पता है कि हमें हजारों मीटर जो है लंबे रेशे की, धागे की आवश्यकता होती है, यार्न की आवश्यकता होती है। तो हम इसका निर्माण छोटा क्यों करेंगे? यानी कि जब मानव बनाएगा तो अपनी सुविधा के अनुसार बनाएगा। लेकिन जब प्रकृति ने बनाया है तो उसको तो इस ध्यान में रखा नहीं होगा कि इसका कभी जा करके कपड़ा बनेगा या इसका आदमी कैसे यूज करेगा। वहां पे तो उसके अनुरूप था, लेकिन जब इसके अनुरूप होगा, मानव के अनुरूप होगा, तो जाहिर सी बात है वो अपने सुविधा के अनुसार होगा। यानी कि जितने भी मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे होते हैं ये सारे के सारे फिलामेंट में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका एक है जो कि प्राकृतिक जगत का है लेकिन आपका फिलामेंट में आता है, वो आपका क्या है? रेशम यानी कि सिल्क। रेशम, सिल्क, जो कि एक अपवाद स्वरूप फिलामेंट में आता है। और यहीं पर अगर हम रेशम से कुछ बात करें, चलिए अभी आगे बात करते हैं। रेशम हो गया, और वहीं पर जब हम स्टेपल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सभी प्राकृतिक वनस्पति जगत के, या जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले, वनस्पति से प्राप्त होने वाले सभी के सभी रेशे आपके आ जाते हैं स्टेपल में। और स्टेपल का जो मेजरमेंट हुआ करता है वह सेंटीमीटर और इंच में होता है। चलिए, ये तो हमारी बात हो गई दीर्घाकार और लघु आकार। पुनः इसके बाद बात आती है स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण। तो जब स्रोत की बात करेंगे तो हमारा स्रोत दो होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो फिर पुनः प्राकृतिक स्रोत का भी क्लासिफिकेशन आपका 3 भागों में किया जाता है। 3 भागों में एक आपका आ जाएगा वानस्पतिक स्रोत, एक आपका जन स्रोत और पुनः आता है खनिज स्रोत। अब देखिए जब वानस्पतिक स्रोत की बात करेंगे तो वहां पर भी आपको लगभग 3 देखने को मिलता है। वानस्पतिक में आपका 3 बीज, तना और पत्ती। कौन कौन सा फाइबर हमें बीज से प्राप्त हो रहा है, कौन सा तना से प्राप्त हो रहा है, कौन सा पत्ती से प्राप्त हो रहा है। अब देखिए जो बीज वाले फाइबर होते हैं यह ऐसे पेड़ से, ऐसे फल से प्राप्त किए जाते हैं जिनको, जो बीज से कनेक्ट होते हैं, जो बीज से कनेक्ट होते हैं यानी कि बीज को सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि बीज को कवर किए होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर रुई या फाइबर की व्यवस्था होती है। तो
यहाँ से जो हमको फाइबर मिलते हैं उसे हम लोग बीज से प्राप्त होने वाले फाइबर के नाम जानते हैं। वहीं पर जब तना की बात आती है तो आप लोग देखते हैं कि कोई भी वृक्ष होता है उसके तने पे एक खाल होती है और उसकी ऊपरी परत में आप लोग उजाड़ते हैं तो देखते हैं कि रेशा प्राप्त होता है, और वहीं पे जो गुद्दा होता है, गुद्दा के माध्यम से ही पेड़ पानी का पानी को प्राप्त करता है पत्तियों तक, और वहां से भोजन ट्रांसफर करता है जड़ों तक। तो यही प्रक्रिया चलती है और उसी की जो ऊपरी कवरिंग होती है वहीं से हमें रेशे की प्राप्त होती है। तो कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जो तने से हमें फाइबर हैं जो तने से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका लिनन हो गया, हेम्प हो गया, रेमी, जूट, अवाका, मनीला, सन और कोयर। लेकिन इसमें जब हम लिनन की बात करते हैं तो आपको पता है कि लिनन जो कि आपका रेशम के बाद अगर मजबूती की बात करें जो कि प्राकृतिक जगत से आता है, तो रेशम के बाद जो दूसरा सबसे मजबूत रेशा होता है वह लिनन से होता है, और लिनन से ही आपके पतले सूती कपड़े बनाए जाते हैं। पतले सूती कपड़े बनाए जाते हैं लिनन से, और लिनन के वृक्ष को फ्लैक्स के नाम से जाना जाता है, और इसी के ट्री को अपने यहाँ जो है हम लोग अलसी बोला करते हैं, अलसी। लेकिन ये हमारे यहाँ उतना लंबा नहीं होता। जहाँ पर इसके उत्पादन के लिए किया जाता है तो वहाँ पे अलग या दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका है नीले फूल वाला और एक होता है सफ़ेद फूल वाला। तो वहीं से इसकी क्वालिटी डिफाइन होती है कि कौन सा अच्छा होता है, कौन सा उससे कम अच्छा होता है। तो ये हो गई लिनन की बात, यानी कि जो कि आपका फ्लैक्स ट्री के इसके कभी कभी जो आपका होता है लिनन होता है, लिनन के पौधे का नाम से पूछता है, लिनन के पौधे का नाम पूछता है तो इसका नाम होता है फ्लैक्स। जो लिनन हुआ करता है ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कि कॉटन में भी हुआ करता है। लेकिन आपके जब लिनन की बात आती है तो इसमें एक तत्व और जुड़ जाता है जो कि उसका गोद होता है और उसका नाम होता है पैक्टिन गोद। दोनों की संरचना सेम है कॉटन की और लिनन की, सिर्फ अंतर लिनन में आपका है पैक्टिन गोद की, यही आपका इष्टा हो जाता है। और अगर मैंने इसके पहले आपके कपास की बात किया, जब कपास की बात होती है जो कि आपका बीज से प्राप्त होता है, तो कपास में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन तत्व उपस्थित होते हैं। उसके साथ ही जो कपास के तंतु की लंबाई हुआ करती है वह 1.5 से 2.5 इंच की हुआ करती है, और जो कपास के छोटे तंतु होते हैं इसको नाइल के नाम से जाना जाता है। कपास के छोटे तंतु को नाइल के नाम से जानते हैं। और हम बात करें कपास से ही, एक आपकी डेंसिटी पूछा करता है, आपके परीक्षाओं में पूछता है कि कपास की डेंसिटी कितनी होती है, तो 1.52। कपास की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 1.52 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कहीं कहीं पर कंफ्यूज होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब जहाँ पर भी घनत्व की बात करती है और सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या mm क्यूब लिखा होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यही होता है जब आप सेंटीमीटर की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमने 1 सेंटीमीटर ये ले लिया, 1 सेंटीमीटर यहाँ लिया और यहाँ लिया, यानी कि इसकी देखिए यहाँ पे आपको चौड़ाई और इसका फैलाव यहाँ पे दिख गया, चौड़ाई दिख गई, कितना लंबा है कितना चौड़ा है। उसके साथ ही साथ इसकी गहराई भी हम 1 सेंटीमीटर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इसकी गहराई बना दिया, ये देखिए ये देखिए 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहरा एक क्यूब बन गया। अब इस क्यूब में कितना हमारा कपास का फाइबर आएगा और उसका वजन कितना होगा, यही आपका होता है घनत्व होता है। 1 सेंटीमीटर जो हमने क्यूब बना दिया, इसको देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें। देखिए 1 सेंटीमीटर का क्यूब बन गया, और इसमें हम जब रुई को भरते हैं और भरने के बाद उसका वजन करते हैं तो देखते हैं कि 1.52 ग्राम इसमें जो कि आपका तंतु है, रेशा है, फाइबर है कॉटन का, 1.52 ग्राम आता है, किसमें आता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हो गई आपके। इसके बाद जानिए, आपने जाना कि इसकी जो है जो कपास का छोटा तंतु होता है इसको नाइल के नाम जानते हैं, और इसमें अगर हम प्लास्टिसिटी और यानी कि प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता की बात करें तो इसमें नहीं पाई जाती है। और यहीं पर हम लोग जान लेते हैं कि प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता क्या होता है। जब हम प्रत्यास्था की बात करते हैं तो प्रत्यास्था यानी अपनी अवस्था में आने के लिए वह कितना, कहाँ तक स्टेबल है, कहाँ तक सक्षम है, वही प्रत्यास्था है। जैसे कि किसी भी रबड़ को हम खींचते हैं
यानी कि उसकी एक निश्चित सीमा है, वहीं तक जब हम खींचते हैं तो पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ पाता है। जब भी उससे हम अधिक खींच देते हैं, उसके बाद वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। इसी को ही प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहीं पर आपको एक शब्द कन्फ्यूज करता है, प्रतिस्पंदता। प्रति, अपने प्रति वह कितना प्रतिरोध कर पा रहा है। यानी कि जब हम किसी फाइबर को दबाते हैं और दबा के छोड़ देते हैं, तो वह कितना फूल जा रहा है, यानी कि पुनः अपनी कितनी अवस्था को धारण कर दे रहा है, यही आपकी है प्रतिस्पंदता। तो आपकी जो कपास होता है, कॉटन होता है, इसमें ना प्रत्यास्था के अभाव होता है और प्रत्यास्था के अभाव के साथ साथ प्रतिस्पंदता का भी अभाव पाया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आपका सोखता होता है, सोफा पे बैठते हैं, तो जब हम बैठते हैं तो दब जाता है, लेकिन जब हम उस पे से उठते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था को, पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यही आपका प्रतिस्पंदता है, जो कि आपके कपास के फाइबर में यह गुण नहीं पाया जाता। तो शायद समझ आ गया होगा। तो चलिए, यहाँ से वो बात हो गई। यहीं पर देखिए, जब बीच से हमने यहाँ कापोक की बात किया, तो आपको कापोक हर जगह मिले, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो इसी कापोक को हमारे गांव में सेमल होता है। सेमल का ही नाम कापोक है। आप इसको सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। लीलन की बात हो गई। हेम्प मतलब होता है भांग, गांजा, जो आपके नॉर्मल गांव में होता है। आप देखेंगे उसी के पौधे से, उसी के जो तने से जो प्राप्त फाइबर है, उसे हेम्प फाइबर के नाम से जानते हैं। और यह बहुत अच्छा जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, एंटी एलर्जिकल होता है, और इससे आपके जाल और रस्सी बनाए जाते हैं। कई बार आपको समझने में दिक्कत होती है हेम्प को लेकर, तो यहाँ से जान लीजिए जो हेम्प आपका है वो आपका जो है भांग के पेड़ से प्राप्त है। रेमी है, जूट है। यहीं पे देखिए अबाका और मनीला। अबाका और मनीला आपका दो फाइबर है जिसको आपके तने के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पर, अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पर जो आपका अबाका और मनीला है अबाका और मनीला को पत्ती में गिनती कर लिया जाता है। वहीं पे बात आती है सन की। उसके बाद आता है आपका कोयर। कोयर की बात करें, जो हम लोग देखते हैं नारियल को लाते हैं, अभी नवरात्र बीता, आप लोग नारियल को रखे होंगे। नारियल पे एक कवरिंग होती है जूट की, ब्राउन कलर की, गोल्डन कलर की, उसी से जो वस्त्र बनता है उसी को कोयर कहते हैं। और इसको तने के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है, लेकिन कभी कभी इसको बीज के अंतर्गत भी मान लिया जाता है। यह भी आपका अपवाद है। तो यहाँ पे दो अपवाद आप लोगों ने देखा, अबाका मनीला, अबाका मनीला को पत्ती, और यहाँ पे कोयर को कभी कभी बीज के अंतर्गत काउंट किया जाता है। वहीं पर जब हम जंतु की बात करते हैं तो वहां से आप लोग देखते हैं कि रेशम आपका हो गया और आपका ऊन हो गया। रेशम, रेशम के कीड़े का नाम बाम्बेकस मोरी। और यहीं से आपका अभी जल्दी में ही हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े में लगने वाले रोग का नाम क्या है। तो उसका नाम है पेब्रिन। ये हमें याद रखना चाहिए, पेब्रिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं से पूछता है। और जब रेशम की बात आती है तो आपका एक उत्पादित रेशम और एक आपका जंगली रेशम। उत्पादित रेशम, जंगली रेशम, दोनों में अंतर है। जंगली रेशम की बात करते हैं उसके अंतर्गत आपका 3 आता है, मूंगा आता है, आपका टसर आता है, और आपका एरी आता है। एरी माने अरंडी के पेड़ पे जो कि रेशम आपका लगता है। वहीं पर जब टसर के रेशम की बात करते हैं तो आपके बबुल के पेड़ से प्राप्त होने वाला, जो कि भारत में बात करें तो आपका बिहार में उत्पादित किया जाता है। वहीं पर जब हम खनिज रेशे की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आपका सोना, चांदी और एस्बेस्टस आता है। सोना आपको समझ आ रहा होगा, चांदी समझ आ रहा होगा। आपका जो एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस आपका एक खनिज है। एस्बेस्टस के माध्यम से आपके अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं। और जो आपका एस्बेस्टस हुआ करता है, यह आपका 398.88 अंश सेल्सियस ताप को सहन कर सकता है, यानी कि इतने तापमान पर भी यह नहीं जलता है। एस्बेस्टस, आपका एस्बेस्टस जो होता है एक खनिज है और वस्त्र उद्योग में यह बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी एक खराबी भी है, जो आपका एस्बेस्टस हुआ करता है यह आपके कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। कैंसर, जिसमें कि अगर हम इसकी बात करें कौन सा कैंसर है, तो मेसोथेलिमा, जो कि कहीं ना कहीं आपके मेसोथेलिमा की बात करें तो फेफड़ों के कैंसर के लिए विशेष करके जिम्मेदार होता है मेसोथेलिमा। और किससे हुआ करता है, आपका एस्बेस्टस से। एस्बेस्टस क्या है, एक आपका खनिज है। अब देखिए, यहाँ तक बात हो गई, शायद ये आपको समझ आया होगा। पुनः हम बात करते हैं कृत्रिम फाइबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके दो आते हैं, एक आपका आता है मानव निर्मित, इसी को रेयान की बात करते हैं। आपका 3 प्रकार का होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयान, कुप्रामोनियम रेयान, और आपका होता है विस्कास रेयान। वहीं पर
जब हम बात करते हैं रासायनिक विधि द्वारा निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल से निर्मित, तो आपका इसमें आता है नायलॉन, डेक्रान, आर्लान, पॉलिस्टर, टेरिलीन, ग्लास फाइबर। अब यहाँ पे रेयान की बात होती है, तो जो रेयान आपका हुआ करता है यह जो है मानव निर्मित प्रथम रेशा है। मानव निर्मित प्रथम रेशा जिसमें आपका 50% आपका सेलुलोज और 50% केमिकल को मिला करके यह बनाया गया और मानव निर्मित प्रथम रेशा रेयान है। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है आपका बार बार है, फादर ऑफ रेयान काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। काउंट हिलोरी डी चार्डोनेट फादर ऑफ रेयान, काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। और ये कितने प्रकार का होता है रेयान? आपका नाइट्रोसेलुलोजिक, कुप्रामोनियम और आपका विस्कास। वहीं पे जब रासायनिक विधि की बात करते हैं तो नायलॉन की बात आती है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक विधि द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो उसका जवाब होता है नायलॉन 66। नायलॉन 66 की बात आती है। और नायलॉन 66 की जब बात आती है तो नायलॉन 66 यानी कि हेक्सामेथिलीन डाई एमिनो 6, हेक्सामेथिलीन डाई एमिनो के 6 अणु और आपके एक एसिड है एडिपिक एसिड के 6 अणु, इन दोनों को मिला करके आपका नायलॉन 66 बनता है। लेकिन इसको स्वाभाविक बोलचाल की भाषा में नायलॉन के नाम से जाना गया। वहीं पर आपका डेक्रान, आर्लान, पॉलिस्टर, टेरिलीन, टेरिकाट, ये सारे आपके पॉलिस्टर के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे आपकी बात आती है ग्लास फाइबर, जिसको हमें समझना होगा। ग्लास फाइबर की अगर हम बात करें तो ग्लास फाइबर आपका यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकेट के मिश्रण से बनाया जाता है। और इसको देखा गया कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 के समय जर्मनी में जो आपका यहाँ पे है, क्या नाम इसका है, एस्बेस्टस की कमी देखी गई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान जर्मनी में एस्बेस्टस की कमी देखी गई, जो कि आपको पता है कि एक आपका खनिज है और इससे पतले पतले रेशे, महीन चमकदार रेशे प्राप्त किए जाते हैं और इसी की कमी देखी गई। और उसी की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे ग्लास फाइबर का आविष्कार हुआ और इसे 1938 में शीशे से सर्वप्रथम सफलतापूर्वक वस्त्र बनाया गया। तो आपको डेट भी याद रखना होगा, 1938 में शीशे से सर्वप्रथम वस्त्र को बनाया गया। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि ग्लास फाइबर से वस्त्र सर्वप्रथम कब बना, तो आपकी डेट आती है 1938। तो ये रहा क्लासिफिकेशन और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। यहाँ पे देखिए हमने बताया कि आपको 398.88 अंश सेल्सियस, लेकिन आप देखते होंगे कभी काल आपको अंश सेल्सियस में है, कभी कभी आपको फारेनहाइट, केल्विन आपको परेशान करता है बार बार टेम्परेचर को लेकर के। आप पास्चुरीकरण पढ़ते हैं, ह्यूमन टेम्परेचर पढ़ते हैं, किसी भी जंतु का टेम्परेचर पढ़ते हैं तो बार बार कन्फ्यूजन होता है। इसके लिए आपके हमारे चैनल पे एक पहले से वीडियो पड़ी हुई है टेम्परेचर कन्वर्जन के नाम से, आप वहाँ से चाहें तो आप सीख सकते हैं किसी एक टेम्परेचर को लेकर। उसको हम फारेनहाइट, केल्विन, हमने शायद वहाँ पे र्यूमर भी बता रखा है, और आपका डिग्री अंश सेल्सियस, तो वहाँ से आप तीनों सीख सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और औरों तक शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए, जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।